तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं आप 2026 में क्लास 10th की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरा नाम क्रेज़ी आर्यन है और आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट बोर्ड क्लासेस में। तो मैं आपको आज फिजिक्स का चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत आसान चैप्टर है, उसका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट। अगर आप 10 में 10 सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको थोड़ा सा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहीं से। कह रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जो हमारा समतल दर्पण होता है, जो हमारे घर में आईने लगे होते हैं, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आभासी और सीधा बनता है। यानी क्या बनता है, आभासी बनता है। ये जो रियल प्रतिबिंब नहीं होता है वो आभासी होता है, और लेकिन सीधा होता है और समान दूरी पर होता है। ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो इसको आप बढ़िया से डिफाइन कर चुके होंगे। तो चलते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है। जब क्या होता है कि अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में क्या जाता है, मुख्य अक्ष फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है। ये होता है आभासी और सीधा होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा प्रश्न में क्या कहते हैं। अगर आपको कितना सही हुआ आपको लास्ट में बताना है। ओके, तो चलते हैं तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया, मतलब हेडलाइट नहीं, क्योंकि साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे जब कार चलता है तो उसके पलक में हेड वो लगा हुआ होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये प्रतिबिंब क्या दिखाता है, छोटा दिखाता है, पीछे से आने वाले वाहन को छोटा दिखाता है। इसी उत्तल दर्पण का यहीं पर प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है 4 नंबर प्रश्न की प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। जो प्रकाश की गति हमेशा निर्वात माध्यम में अधिक होती है। क्योंकि निर्वात किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। निर्वात होता है जहाँ पर हवा के कण, ये धूल कण, ये सभी कुछ नहीं होते हैं, ये साफ होता है। ठीक ना। निर्वात में एक चीज़ याद रखिए कि जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं वो निर्वात में ही उड़ते हैं। ठीक ना। यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन बहुत कम होता है। कहाँ होता है, यहाँ का प्रकाश का परावर्तन बहुत कम होता है। चलते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव किसका अनुपात होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न ऑप्शन क्या करा है, माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के। दूसरा प्रश्न मतलब क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल के। तीसरा ऑप्शन कह रहा है माध्यम में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल के। वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो और आपको देखते रहना है कि मेरा कितना सही हुआ है, लास्ट में आपको बताना है। ओके, चलते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहा है समतल दर्पण प्रतिबिंब किरण की आपतन किरण से कोणीय दूरी पर कितनी होती है। कितनी होती है, याद रखिएगा हमेशा 180 डिग्री पर होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री पर होती है। बहुत आसान सा प्रश्न था। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो उत्तल लेंस है उसको किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि उत्तल लेंस जब आप पढ़े थे तो उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या पढ़े थे, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जब चैप्टर 1 आप पढ़े होंगे तब। तो चलते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है साथियों कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। यदि आप वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। उसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। याद रखिएगा कितना होगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि 100 भागा कितना हो जाएगा 20, तो 20 पर से 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर आप पढ़े होंगे तो इसके सूत्र से अब निकाल सकते हैं। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। ठीक ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो कौन सा अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति उसकी अपरिवर्तित होती है। ठीक ना, याद रखिएगा आवृत्ति, चूँकि क्लास 12th में आप पढ़ेंगे आवृत्ति किसे कहते हैं। इसका आवृत्ति को प्लांक नियतांक भी कहते हैं। आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, बहुत आसान, मज़ा आएगा पढ़ने में। क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि जो प्रकाश होती है वो तरंगों के रूप में चलती है। ये खुद हमें नहीं दिखती लेकिन किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है। प्रकाश
बहुत आसान से डिटेल से पढ़ेंगे क्लास 12th में जाएंगे तो। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन होना चाहिए, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सा कोण होना चाहिए। तो याद रखिएगा हमेशा आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए। या इसका अच्छा छोड़िए, इसका हम प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे अभी बनाए हैं नहीं, लेकिन अगर बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ओके बाय।